राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं पंचायती राज व्यवस्था पे। आज उसी कड़ी में हम प्रैक्टिस सेट 30 पढ़ेंगे, इसमें 20 क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो देखते देखते ही उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी है ग्राम सभा, सी है जिला पंचायत, डी है क्षेत्र पंचायत। इसका जो आंसर है वो हमारा ग्राम सभा है। ग्राम सभा जो होता है वो प्राथमिक संस्था है पंचायती राज व्यवस्था का, क्योंकि इसी के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ग्राम सभा का मतलब होता है जो भी जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में है वो ग्राम सभा का सदस्य है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का महत्व क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, या उपयुक्त सभी। जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर के ए बी सी है ये पंचायती राज का महत्व कार्य है और ये करते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? मतलब कौन सी विशेषता नहीं है, इसको हमने देखना है और छाट कर बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है कि ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। और हमारे पंचायत व्यवस्था 3 स्तरीय प्रणाली है, मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मिडल स्तर पर क्षेत्र समिति है और उसके ऊपर जो है जिला परिषद या जिला समिति है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीनों हमारे विशेषता हैं, मतलब सारे के सारे विशेषता हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों के कारण विकास योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती? ऐसा क्या कारण है जो भी योजनाएं हैं वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती हैं? इसको देखते हैं। योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव के कारण। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रशासक योग्य अगर नहीं होंगे तो वो अच्छे से प्लान नहीं बना पाएंगे और वो ग्रामीणों के लिए लाभकारी नहीं होगा, वहां तक की पहुंच भी नहीं पाएगा। सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी, जो डेटा होता है गांव से आता है कि आपके गांव में कितने आवास बने हैं, क्या कैसे हुआ है, अगर उसकी तथ्यों की कमी होगी, डेटा की कमी होगी, तो सही से प्लान नहीं बन पाएगा और सही से प्लान नहीं बन पाएगा तो सही लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, मतलब जो भी विकासात्मक कार्य हैं, योजना है, अगर वो तरीके से नहीं चल रहे हैं किसी भी ग्राम पंचायत ग्राम क्षेत्र में तो उनका विकास संभव नहीं है। तो जो ए बी सी तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्रामीण राज्य प्रणाली में विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? अब जो भी ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, इनसे कैसे निपटा जा सकता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शनों को। अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए। अधिकारी को भी और जो ग्राम सभा की हमारे आम जनता है, जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, उनको मतलब अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों की, तभी कोई भी कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो भी विकासात्मक कार्य योजना बनाई जा रही है उनमें प्रशासकों और जो भी उसकी स्पेशलिटी लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको फ्रीडम देना चाहिए कि वो कोई भी कार्य अपने ढंग से, अपने डेटा जो उन्होंने इकट्ठा किया उस पर प्लान बना सके और उस पर कार्य करवा सके। ये भी सही है। उसके बाद समय समय पर विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगर कोई भी विकास कार्य हो रहा है, अगर उसकी प्लानिंग सही हुई है और कार्य जमीन पर किया गया है तो इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। उसे देखना भी चाहिए कि कार्य जिस जिस लेवल पे हमने प्लानिंग करी थी क्या उसी लेवल पर कार्य हो पाया है या नहीं। तो जो हमारा डी ऑप्शन है
ABC तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं, तो ये सही आंसर हमारा होगा डी उपयुक्त सभी। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विकेंद्रित राज्य व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना है। विकेंद्रित राज्य व्यवस्था जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था, उसका मूल्य उद्देश्य क्या है? विकास में लोगों की भागीदारी, राजनीतिक समीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्त संग्रहकर्ता। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें है, विकास में लोगों की भागीदारी, जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं उसमें विकास में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन की, यह दोनों बिल्कुल सही है। और राजनीतिक समीकरण और वित्त संग्रहकर्ता जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है? पहला ऑप्शन हमारे सामने है पंचायती राज, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा है सी है दोनों, या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की जहाँ बात होती है, वह है पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? यह आपको पता ही होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत में लागू हुआ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो डीपीएसपी पढ़ा होगा पार्ट 4 में, उसमें एक अनुच्छेद है 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 क में, अनुच्छेद 243 अड़ में, अनुच्छेद 243 ख में या अनुच्छेद 243 ग में? तो आपको बताऊं मैं, जो बात की गई है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान, वह बात की गई है 243 के ख में। बात की गई है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, जिसमें ग्राम सभा स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला समिति होगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही है? 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। चार ऑप्शन है हमारे सामने और 2 कथन दिए, स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से हमें देखना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। तो यह भी लाइन बिल्कुल सही है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमें ऑप्शन ऐसा देखना है जिसमें एक और दोनों सही हों, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से सही है? कथन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कारण है। उनको हमें देखना है क्या कथन का जो कारण दिया हुआ है सही है या गलत है। जिस प्रकार का हमें लगेगा उस प्रकार से हम आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं। कथन है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव के लेवल पे एकदम अंत्योदय, मतलब जहां पर गांव के लास्ट पंक्ति में खड़ा आदमी भी अपने लोकतंत्र का इस्तेमाल कर कर अपना नेतृत्व चुनता है। उसका कारण क्या दिया गया हुआ है? तो इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। तो यह दोनों कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन ए को चुनेंगे, जिसमें बताया गया है कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का क्या कारण है? जो भी पंचायती राज व्यवस्था की सफल अभी तक नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो पाया है, जिसमें क्या कारण मेन है, तो हमें देखना है इसे। अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, मतलब लोग अशिक्षित हैं, इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, और जो निर्धनता है वह भी काफ़ी लेवल पे है, बीपीएल कार्ड होल्डर ज़्यादा ही लोग हो रहे हैं। दलगत राजनीति, किस कई प्रकार की राजनीति होती है, अलग अलग पार्टियों से लोग जुड़े होते हैं, जिस कारण किसी अन्य बिरादरी का वो विकास नहीं कराना चाहते हैं। इसके बाद सी ऑप्शन है, संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी है। जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें आर्थिक स्रोत कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से डिपेंडेंसी जो है हमारी वो सरकार के ऊपर है। सरकार फंड देती है तो उस पर कार्य कराया जाता है, नहीं देती तो कार्य नहीं कराया जाता है। जो भी हम पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत ये फला फला टैक्स वसूल सकती है, लेकिन ऐसा केवल कागजों में है, कुछ वसूला नहीं जाता है। तो जो उपयुक्त तो सभी डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न एक हमारा दिया हुआ है, किसी का कथन है, बताना है या किसका कथन है। कथन है, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आश्वंतित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? जो ऊपर बात मैंने बोली वह किसने बोली है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, रजनी कोठारी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है? तो यह लाइन बोली थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही कहा था, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी कदम होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, किसी का कथन है, हमें बताना है या किस महापुरुष का कथन है। तो सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। तो यह किसकी लाइन है? उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर से, जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, या सुभाष चंद्र बोस से। तो जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन जो है, महात्मा गांधी द्वारा बोली गई यह बात है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो लगभग 70% से ज्यादा आबादी हमारी गांव में निवास करती है, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, ताकि आम जनमानस को उनका अधिकार मिल सके, वह भी राजनीति में जोड़ सके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। कितनी बार है? 4 बार, 5 बार, 3 बार या 2 बार। तो ये जो ऑप्शन है 4 बार बिल्कुल सही है। ये जो हमारे राज्य हैं असम, बिहार और मध्य प्रदेश, इसमें 4 बार, वर्ष में 4 बार बैठक कराने का प्रावधान है। ठीक है, कितनी बार? 4 बार। हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2 बार, खरीफ फसल के बाद और रबी फसल के बाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में? तो जो 1995 है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ष 1995 में राज्य सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अभी वार्ड सदस्यों वाला क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बताया ही था। ग्राम पंचायतों में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो जो ये हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये जो 7 की जगह आप 9 कर लीजिए, इसे 9 से 17 तक होते हैं वार्ड सदस्य। 7 उस कंडीशन में हो सकते हैं जब किसी, मतलब जैसे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में आबादी है, लेकिन किसी एक छोटे कस्बे को भी उसमें जोड़ा गया है जिसमें 500 से कम आबादी है, तो वहां पर 7 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन उस ग्राम पंचायत में अगर पूरा देखेंगे तो 9 से लेकर 17 तक ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। उसका मैंने क्राइटेरिया बताया था, 1000 तक 9 सदस्य होंगे, 1000 से 2011 होंगे, 2000 से 3000 की आबादी पर 13 होंगे, और 3000 से और 5000 तक की आबादी पर 15 होंगे, और 5000 से अधिक आबादी पर कुल 17 सदस्य होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो किसी भी को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उसकी उम्र 21 वर्ष तो होनी चाहिए और वोट देने के लिए उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। आज के लास्ट प्रश्न को चलिए देखते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, उसके बाद पंचायत राज पदाधिकारियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। तो ये भी से तीनों जो ये कार्यक्रम है पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना जो वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।